सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ दिल्ली पुलिस की जीके जीएस का मैराथन लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो दिल्ली पुलिस का है, वो अब आप एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगी वो कौन कराती है, एसएससी कराएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक से जो है आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस बार भी आपको स्टैटिक जीके ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, चांसेस है कि स्टैटिक जीके आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक जीके जो है अभी पिछले का जितना भी एनालाइज करेंगे, तो उस बेसिस पे मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टैटिक जीके से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी साइंस वगैरह आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आता है आपका स्टैटिक जीके और हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी से तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन पूरे साल को अगर एनालाइज करेंगे उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। कभी 2 क्वेश्चन इधर पॉलिटी से पूछ लिया, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से, कभी-कभी 7-7 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं, तो इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि मयूरभंज छौ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो मयूरभंज जो छौ नृत्य है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो छौ नृत्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये जो है छौ नृत्य जो है ये कितने प्रकार का है? इसकी 3 शैलियाँ हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 3 शैलियाँ हैं। 3 शैलियाँ, अब 3 शैलियाँ कौन-कौन सी है? तो एक हो गया आपका सरायकेला, सरायकेला, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा हो गया? पुरुलिया। और तीसरा हो गया आपका मयूरभंज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना मयूरभंज, तो यहाँ पे ये पूछा जाता है ये किस का है। ठीक है ना, ये सब छौ नृत्य की ही शैलियाँ हैं। तो सरायकेला जो हो गया ये आपका हो गया, इसका झारखंड का हो गया, ये झारखंड का है। ठीक है, पुरुलिया जो है ये कहाँ का हो गया? ये हो गया आपके पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, और जो मयूरभंज हो गया ये कहाँ का हो गया? ये हो गया ओडिशा का। ठीक है, तो आपसे मयूरभंज के बारे में पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है, छौ नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सिर्फ आप क्वेश्चन पे नहीं जाएगा, मैं एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपका क्लियर आउट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि छौ नृत्य को 2010 में यूनेस्को के आमोर सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 2010 में यूनेस्को के आमोर सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, विरासत में शामिल। ठीक है, इसके बाद ये चीज आपको याद रखना है कि इस छौ नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। ठीक है, वाद्य यंत्र का, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो वाद्य यंत्र का उपयोग होता है वो होता है शहनाई का, शहनाई का, ढोल का। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा और किसका होता है ये इसके बाद याद रखिएगा, ईख की जो बांसुरी होती है ना, ईख की बांसुरी, इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईख की बांसुरी। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा मोहरी। ठीक है, तो ये हो गया, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और जो इसकी जो 3 शैलियाँ हैं ना, जो सरायकेला और पुरुलिया, इसमें मुखौटे का प्रयोग होता है, लेकिन जो इसकी जो एक शैली है मयूरभंज, तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि छौ नृत्य की किस शैली में जो है मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है। तो जो मयूरभंज है ना, इसमें मुखौटों का प्रयोग नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। और छौ कैसा नृत्य है? तो छौ छौ एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? तो एनीमिया का मुख्य कारण है ऑक्सीसेंट की कमी, डब्ल्यूबीसी की कमी, आरबीसी की कमी या फिर प्लेटलेट की कमी। तो आरबीसी की कमी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी की कमी के कारण क्या होता है? ये होता है आपका एनीमिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि
आरबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? ये तो कमी से हो गया। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी की वृद्धि से, तो याद रखिएगा आरबीसी की वृद्धि से जो होता है वो होता है पॉलीसिथेमिया, जो है ये रोग होता है। पॉली, अलग कलर ले लेती हूँ, ठीक है। पॉलीसिथोमिया, ठीक है। तो ये कमी से एनीमिया होता है और वृद्धि से। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा होता है? डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? और डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से, डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रोग के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, रोग के बारे में। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है ल्यूकोपेनिया, ठीक है ना, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, ठीक है। और जो होता है डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से जो होता है वो होता है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ये रोग होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, थोड़ा-सा हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आरबीसी के बारे में आपको याद रखना है कि आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें जो है केंद्रक केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें अपवाद भी है, ठीक है। अपवाद भी, 2 चीज़ ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, बाकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो जो ऊंट और लामा है ना, इसमें केंद्रक होता है, इसके आरबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है। ऊंट और लामा, ऊंट और लामा जो है ना, ये अपवाद है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आरबीसी का जो होता है, वे ये वैज्ञानिक नेम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो याद रखिएगा इरिथ्रोसाइटस होता है, इरिथ्रोसाइटस, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका जीवन काल याद रखिएगा, जीवन काल, ठीक है। तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, जगह नहीं है। तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु होती है पलीहा में, ठीक है। और आरबीसी की कब्र ही कहा जाता है किसको? पलीहा को। तो प्रश्न एक बार ये भी पूछा गया था कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो पलीहा को, क्योंकि यहाँ पे इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर केन नदी, बंजर नदी, रूपारेल नदी, बनास और चंबल नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व से जो है केन नदी गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम उद्गम की बात करें, केन नदी का उद्गम, तो इसका उद्गम होता है जो मैकाल पर्वत है ना, वहां से, ठीक है ना, मैकाल पर्वत से, मैकाल पर्वत से, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि और अगर सारी चीज़ का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैकाल पर्वत से, तो ये मैकाल पर्वत है कहाँ, तो मध्य प्रदेश के ना जबलपुर के पास है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास, जबलपुर के पास, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व, तो थोड़ा सा हम पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है इसके बारे में, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसे जो है 1981 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1981 में स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। ठीक है। तो याद रखिएगा, और यहाँ पे जो है बाघ के लिए जो है पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और याद रखिएगा केन नदी जो है ना, ये यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद ही रखिएगा। ठीक है। यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है ये केन नदी से होकर जो गुजरता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये किस नदी से, तो पेंच टाइगर रिजर्व पेंच नदी से होकर ही गुजरता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाता है, जैसे हो गया पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। इसके बाद पहला, दूसरा याद रखिएगा कान्हा टाइगर रिजर्व। उसके बाद आपको याद रखना है रणथंबोर। रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये किस नदी से होकर गुजरती है, तो ये पेंच नदी से होकर ही गुजरती है। कान्हा टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये बंजर नदी से होकर गुजरती है। ठीक है। बंजर नदी से। और जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है ये आपको याद रखना है ये बनास और चंबल नदी से होकर गुजरती है। तो ये जो है ना ये इसका याद रखिएगा ये किस नदी से होकर गुजरती है, बनास और चंबल नदी से होकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीत ऋतु स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। तो देखिए, शीत ऋतु जो है ना ज्यादा स्पष्ट रूप से, जैसे कि नॉर्दर्न साइड, तो नॉर्दर्न साइड में जो है ना ये ठंडा ज्यादा पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये आपका ये वहां नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो ये जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्दर्न में आपका कौन-कौन सा आ जाता है, जैसे कि आपका पंजाब हो गया। ठीक है ना, पंजाब। इसके बाद हो गया आपका यूपी हो गया, है ना, बिहार हो गया। तो यहाँ जो होता है ना, यहाँ शीत ऋतु बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में नहीं पड़ती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भारत में जो है ना भारत की ऋतुएं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। भारत की ऋतुएं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भारत की ऋतुएं होती है कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, तो पहला हो गया ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। इसके बाद होता है ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है आपका वर्षा ऋतु। ठीक है। वर्षा ऋतु के बाद जो है याद रखिएगा ये होता है शरद। शरद या फिर शीत ऋतु। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और शरद और शीत ऋतु के बाद कौन सा आता है, वसंत ऋतु। ठीक है। अब देखिए, जो आपका ग्रीष्म ऋतु होता है ये होता है आपका मार्च से जून। ठीक है। वर्षा ऋतु जो होता है ये होता है जून से सितंबर। ठीक है ना। जून से सितंबर जो होता है ना ये आपका वर्षा ऋतु होता है। शरद ऋतु जो होता है ये होता है आपका अक्टूबर से फरवरी। अक्टूबर से फरवरी। और वसंत ऋतु जो होता है ये होता है आपका फरवरी से मार्च। ठीक है।
इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की इसकी कुछ भौगोलिक इकाइयाँ हैं, जैसे कि दक्कन का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेल का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तो ये सब आता है प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये प्रायद्वीपीय भारत होता है, ये अरावली, विंध्यान, राजमहल और जो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ होती है ना, उससे ये घिरा होता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों को कानून बनाने और संशोधित करने की विधायी शक्तियां बहाल की गई है? तो किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, या फिर विनिमय अधिनियम 1773 के तहत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इस अधिनियम जो था ना, 1861 का अधिनियम, इसमें क्या था कि जो प्रांतीय सरकारों को क्या था ना, वो विधायी शक्तियां जो है उसे पुनः दी गई थी। ठीक है ना, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इससे इससे पहले जो जितनी भी शक्तियां थी, इससे पहले सारी शक्तियां किसमें थी? केंद्र में नहीं थी। ठीक है, तो 1861 से पहले, 1861 से पहले याद रखिएगा सारी शक्तियां केंद्र में नहीं थी। सारी शक्तियां केंद्र में नहीं थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है ये जब अधिनियम आया था, तो इस अधिनियम के तहत मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, इसमें जो है ना विधान परिषद के माध्यम से जो है याद रखिएगा कानून बनाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो 1861 का अधिनियम आया था, तो इस अधिनियम के तहत क्या था कि सबसे पहले याद रखिएगा बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, और बंगाल ऐसे जो प्रांत थे, इसमें क्या था, विधान परिषद के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति दी गई। विधान परिषदों, विधान परिषदों के माध्यम से कानून बनाने की अनुमति अनुमति दी गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था? तो पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 40 के तहत जो है ये ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात थी। ठीक है, यानी कि जो है ग्राम पंचायत की स्थापना करना था और जो स्वशासन की शक्तियाँ थी ना, उसे प्रदान करना था। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बात करेंगे, तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक जो है ये आपका किस में है? तो ये है आपके भाग 4 में। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51, 51 तक जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है ना, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कानूनी रूप से
बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में भी राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बात करें तो इसके उद्देश्य क्या है, वो तो ग्राम पंचायत के उद्देश्य के बारे में था, ये राज्य के नीति। तो इसमें था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो नागरिक है ना उनको समान अवसर, सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय दिलाना। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसे जो है ना तीन जो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कितने वर्गों में, तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो तीन वर्गों में बांटा गया, तो तीन वर्ग वो कौन कौन से, तो पहला सामाजिकवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक वादी सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा जो था वो था उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे सामाजिकवादी सिद्धांत यानी कि जो समानता, सामाजिक न्याय, श्रमिकों का अधिकार हो गया, ये सब सामाजिकवादी सिद्धांत था। इसके बाद जो गांधीवादी सिद्धांत, इसमें जैसे पंचायत व्यवस्था, कुटीर उद्योग, शराबबंदी, पर्यावरण संरक्षण, तो ये सब पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये आता है आपके गांधीवादी सिद्धांत में। और उदारवादी में आ गया अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, समान नागरिक संहिता हो गया, ये सब आपका आता है उदारवादी में। तो ये जो पॉइंट अभी मैं बोली हूँ ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा, जैसे कि अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में है पशु संरक्षण। 43 में क्या है, तो अनुच्छेद 43 में है कुटीर उद्योग। तो ये कैसा सिद्धांत है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद 46 में क्या है, तो 46 में आपका अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति, जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया था। तो भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किसने किया था, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट महात्मा गांधी ने किया था, जिसमें इन्होंने ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1952 में, तो उसमें महात्मा गांधी ने इसको बोला था भारत छोड़ो। लेकिन ये जो शब्द को प्रतिपादित किया था, ये यूसुफ मेहर अली ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये दिया था नारा, जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन इस वर्ड को प्रतिपादित किसने किया था, यूसुफ मेहर अली खान ने। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई। ठीक है, तो ये जो है ना, ये करो या मरो का जो प्रतिपादित किया था, ये किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जय हिंद, जय हिंद का किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये इन्होंने महात्मा गांधी ने इसे ये किया था किस आंदोलन में, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। जो कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1950 सॉरी 42 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये किस जो मिशन आया था, एक कौन सी मिशन की विफलता के बाद था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद आया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नील किसान विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो मैसूर में, हैदराबाद में, बंगाल में या फिर अवध में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये बंगाल के जो है ना, पूछा जाता है किस जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, तो बंगाल के नदिया जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। नदिया जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो विद्रोह हुआ था, ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1859 में ये स्टार्ट हुआ था और 60 तक ये विद्रोह चला था। ठीक है, नील किसान विद्रोह पे मैं ये क्यों था, तो जो ये था, ये जो था ना, इसमें क्या होता था कि नील की खेती के लिए जो है, जो ब्रिटिश थे वो किसान को बहुत ज्यादा मजबूर करते थे। ठीक है, नील की खेती करने से सबसे पहले चीज थी कि नील की खेती करने से जो जमीन होती थी ना, वो बंजर होती जा रही थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग नील की खेती कर भी रहे थे, तो इन्हें जो है वो दिया नहीं जाता था इनकी मजदूरी। तो ये इसी वजह से जो है ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये तो नदिया जिले से शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे ये फैला, धीरे धीरे ये फैल करके कहाँ कहाँ पहुंचा, तो नदिया पहुंचा, नदिया जिले में पहुंचा, जोसेर जिले में पहुंचा, ठीक है ना, बेतिया में पहुंचा। तो ये पूछा जाता है कि किस जिले से शुरुआत हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है 1860 में एक आयोग गठित हुआ था, उसके बाद ये बंद हो गया नील की खेती। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ विद्रोह, जैसे कि विद्रोह बताऊंगी कि वो विद्रोह कब हुआ था। जैसे कि पहला आपको याद रखना है, जैसे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कोल विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है अहोम विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सन्यासी विद्रोह की बात करूँ, तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1764 में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1764 में जो बंगाल के जो सन्यासी थे ना और किसान, उसके द्वारा हुआ था। कोल विद्रोह की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपका 1831 में हुआ था और छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका बंगाल में, ये हुआ था आपके छोटा नागपुर, ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद अहोम विद्रोह की अगर मैं बात करूँ तो अहोम विद्रोह हुआ था 1837 में हुआ था। ठीक है, 1837। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, असम में। ठीक है, असम में। और इसके बाद एक और याद रखिएगा, जो कि क्या है, तो एक और आपको याद रखना है संथाल विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में, ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1855 में, और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, झारखंड से। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है पेशवा को पेंशन दिया गया था, और उन्हें कहाँ भेजा गया था, तो याद रखिएगा उन्हें भेजा गया था ये बिठूर। ठीक है ना, तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है कानपुर। तो अगर कानपुर हो या फिर कानपुर के जो बिठूर जिले में है ना, वहां भेजा गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था, तो 1817 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1817 से 1880 तक ये युद्ध चला था। ठीक है, 1817 से 1818 में। ठीक है, इसके बाद ये युद्ध हुआ था मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है, जिसमें मराठा साम्राज्य की हार हो गई, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया। मराठा साम्राज्य की तरफ से कौन था? तो मराठा साम्राज्य की तरफ से थे बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना, पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किस टाइगर रिजर्व के पास रिसॉर्ट्स और होटलों के निर्माण पर रोक लगाई गई है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत इस पे रोक लगाई गई है किस टाइगर रिजर्व के पास, जो कि रिसोर्ट और होटल जो है उस पे आप नहीं बना सकते। तो वो है आपका जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जिम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये आपके है कहाँ, तो जिम कार्बोनेट है आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यही जिम कार्बोनेट है। पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे बाघ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उसके बाद याद रखिएगा कि पहले इसे जाना जाता था 1936 में, ठीक है। 1936 में इसे किस नाम से जाना जाता था? हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापना हुई थी। पार्क के रूप में स्थापना हुई थी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका नाम कब चेंज किया गया था, तो 1957 में, ठीक है। 1957 में याद रखिएगा ये जो है नाम बदलकर जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, तो याद रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद बांधवगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व, तो ये है आपके ओडिशा में, ओडिशा में। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपके तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए गठित संवैधानिक राज्य समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए गठित संवैधानिक राज्य समिति का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये अध्यक्ष थे। ये संवैधानिक राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे और संघीय संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये तो संवैधानिक राज्य समिति के अध्यक्ष थे ही, इसके साथ साथ संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। समिति के अध्यक्ष, ये जो समिति थी संवैधानिक राज्य समिति, इसमें क्या था कि यानी कि राज्यों के साथ बातचीत करना और उसको भारतीय संघ में शामिल करना, ये सब काम था। लेकिन जो रियासतों का एकीकरण जो किया था वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे इसका जो आपसे पूछा जाए कि प्रशासनिक भूमिका किसने निभाई थी, तो प्रशासनिक भूमिका निभाई थी वल्लभ भाई पटेल ने। तो याद रखिएगा राज्यों के एकीकरण में प्रशासनिक भूमिका निभाई वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। राज्यों के एकीकरण
देखिए, राज्यों को मतलब मिलाने के लिए, जो भारत में मिलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक राज्य समिति का नेतृत्व किया, ठीक है? जिसमें वो राज्यों से बातचीत करके उसमें मिलाने के लिए, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रशासनिक भूमिका निभाई थी, वो वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, ठीक है? तो होपफुली आप समझ में आ रहा होगा। तो राज्यों के एकीकरण में प्रशासनिक भूमिका किसने निभाई? भूमिका निभाई। तो वो वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है? तो कौन से महाद्वीप में भारत भी स्थित है, चीन भी और जापान भी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एशिया, ठीक है ना? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो है आपका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? एशिया ही है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा इसमें लगभग एशिया में 48 देश शामिल है। लगभग 48 देश, 48 देश शामिल है, ठीक है ना? इसके बाद याद रखिएगा कि ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है आपका। ये महाद्वीप जो है कहाँ स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध स्थित है, ठीक है? और यहाँ भी याद रखिएगा कि विश्व की लगभग 60% आबादी यहाँ पे है, ठीक है ना? तो ये भी याद रखिएगा, विश्व की लगभग 60% आबादी थी, ठीक है ना? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? तो दल बदल विरोधी कानून जो दिया गया है, ये दूसरी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, चौथी अनुसूची में या फिर तीसरी अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कानून क्या है कि जो इस कानून के माध्यम से क्या होता है कि जो विधायक होते हैं ना, विधायक द्वारा जो पार्टी बदलते हैं या फिर पार्टी मतलब पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करते हैं, तो उस पे रोक लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, और ये कानून लाया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया था। 52वां संविधान 52वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया था, और ये संशोधन हुआ था 1950 सॉरी 1985 में ये संशोधन हुआ था, ठीक है? 1985 में संशोधन हुआ था, और जब ये संशोधन हुआ था तो इसके तहत एक अनुसूची में भी इसे जोड़ा गया था। तो पूछा भी जाता है कि जो किस अनुसूची में जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम को? 1985 में हुआ था, और इसे जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो दूसरी अनुसूची में है, इसमें तो है आपका दूसरी अनुसूची में है वेतन, तीसरी में है शपथ, और चौथी में है सीटों का आवंटन, यानी सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राजस्व प्राप्ति के रूप में नहीं माना जाता है? तो भारत सरकार के राजस्व प्राप्ति के रूप में जो नहीं माना जाता है वो जुर्माना, सरकारी उधार शुल्क या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
के आए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ये सरकारी उधार जो है ना ये नहीं माना जाता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है जुर्माना जो होता है जो कि दंड स्वरूप प्राप्त राशि होता है। इसके बाद जो है शुल्क, ठीक है ना। तो शुल्क जो होता है ना वो होता है आपका सेवाओं के बदले ली गई राशि। ठीक है ना। तो जुर्माना तो आप समझ जाएंगे, शुल्क लिख लीजिएगा। सेवाओं के बदले ली गई राशि, सेवाओं के बदले ली गई राशि। ठीक है, और इसे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों किया गया इसे मतलब कि ये जो होता है आपका सरकारी कंपनियों से लाभ। ठीक है, देखिए जो सरकारी उधार होता है जिसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, ये सरकार की है ना देनदारी को बढ़ाता है। ठीक है ना, इसमें क्या इसे क्या होता है, इसे वापस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसे हम कहते हैं गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे कि इसमें हो गया ब्याज प्राप्ति हो गए, शुल्क और जुर्माने, ये दोनों को मिलाकर जो होता है ना वो राजस्व प्राप्ति बनती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है टूथब्रश, साइकिल, ब्रेड किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है। तो बताइए ये जो है आपकी किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि उपभोक्ता वस्तुओं के है ना इसे जो है चार प्रकार होता है। ठीक है, चार प्रकार होते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुओं के चार प्रकार होते हैं। तो चार प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया आपका जो है याद रखिएगा आपका हो गया सुविधाएं वस्तु, सुविधा वस्तुएं। दूसरा हो गया आपका सौदे की वस्तुएं, सौदे की वस्तुएं। तीसरा हो गया आपका विशिष्ट वस्तुएं, और चौथा हो गया आपका कौन सा असुविधा वस्तुएं, असुविधा वस्तुएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कोंकणी भाषा निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है। तो कोंकणी भाषा जो है वो गोवा में बोली जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो कोंकणी भाषा है ना ये गोवा की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, गोवा की आधिकारिक आधिकारिक भाषा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसे गोवा की आधिकारिक भाषा का दर्जा कब मिला है, भाषा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है और 1987 में दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो आपका अ, तो असम की मुख्य भाषा कौन सी हो गई। तो असम की मुख्य भाषा जो हो गई ना वो हो गया आपका असमिया। ठीक है ना, असमिया और बोडो। ठीक है, असमिया सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, असमिया और बोडो भाषा जो है ये असम की भाषा हो गई। ठीक है ना, असमिया और बोडो। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश बोली जाती है और सिक्किम का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिक्किम में जैसे कि आपका इसकी यहाँ की अंग्रेजी भाषा हो गई। ठीक है ना, अंग्रेजी हो गई आधिकारिक। इसके बाद आपका हो गया नेपाली हो गया। ठीक है, नेपाली। एंड देन इसके बाद याद रखिएगा लेपचा, भूटिया। तो ये सब भाषा है ना सिक्किम में बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के तहत देश के औद्योगिक क्षेत्र को कितने अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। तो 1956 के तहत जो है देश के औद्योगिक सूची क्षेत्र को, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र को कितने अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 अनुसूचियों में, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 अनुसूचियों में। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 3 अनुसूचियों में बांटा गया था। तो पहला, प्रथम अनुसूची, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में जो थे ना, इसमें जो उद्योग थे, इसमें टोटल 17 उद्योग थे, ठीक है ना, कुल 17 उद्योग, ठीक है। तो अब जैसे, ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन सा, जैसे कि इसमें आता था, इसमें है रेलवे, रक्षा, इसके बाद देखिएगा परमाणु ऊर्जा, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा, ये सब आता है। इसके बाद आ जाते हैं द्वितीय अनुसूची, ठीक है। यहाँ पे मैं अनुसूची नहीं लिखती, सीधे द्वितीय लिख दे रही हूँ, आप समझ जाएगा। और यहाँ पे आपको याद रखना है तृतीय, ठीक है। तो द्वितीय में जो थे वो टोटल 12 उद्योग थे, ठीक है ना, 12 उद्योग, 12 उद्योग। और जैसे इसमें कौन कौन सा उद्योग हो जाएगा, इसमें वैसा उद्योग था जो मतलब कि जिसमें राज्य का जो है ना बहुत प्रमुख नियंत्रण रहेगा, वैसा उद्योग, ठीक है ना। तो जैसे कि मशीन निर्माण हो गया, उर्वरक हो गया, सड़क परिवहन हो गया, रसायन हो गया, ठीक है। मशीन निर्माण हो गया, मशीन निर्माण, सड़क परिवहन, इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा हो गया, सड़क परिवहन, उर्वरक, ठीक है। तो ये सब हो गया। और तृतीय में जो है याद रखिएगा, इसमें क्या क्या हो गया, इसमें जो निजी क्षेत्र के लिए खुला रखा गया था, इसमें जैसे कि उपभोक्ता वस्तु हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कपड़ा उद्योग हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखिएगा खाद, खाद्य प्रसंस्करण हो गया। आपको बस इतना याद रखना है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो कितने सूचियों को विभाजित किया गया था, 3 अनुसूचियों को विभाजित किया गया था 1956 के औद्योगिक नीति के तहत, ठीक है ना। प्रथम में किस किस को रखा गया, द्वितीय में किस किस को, और तृतीय में किस किस को, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 343, जो है ये राजभाषा से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 343 से 351 तक है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर राजभाषा से संबंधित अगर मैं बात करूँ तो 343 से 351 तक है, ठीक है, जिसमें भारत की राजभाषा घोषित किया जाता है, मतलब कि और यहाँ पे जो है 343 में जो कहा गया है, इसमें भारत की राजभाषा जैसे हिंदी, हिंदी होगी, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है। इसके बाद जो है 343 से 351 तक है। तो 344 में क्या है, ठीक है। इसके बाद 345 में क्या है, 346 में क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे 344, तो 344 में राजभाषा आयोग है, समिति का गठन है। तो राजभाषा आयोग, ठीक है। इसके बाद जो है संसद की समिति का गठन है। 345 में जो है ये क्या है, राज्यों को अपनी भाषा चुनने का अधिकार है, राज्यों को अपनी भाषा चुनने का अधिकार है, राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। ये किस आर्टिकल के तहत, 345,
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 346। 346 में जो है राज्य के बीच और केंद्र के बीच की जो है भाषा का निर्धारण है। ठीक है। 347 में क्या है, तो यहाँ पे जो है 346 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जगह नहीं है, तो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं वो लिख देती हूँ। ठीक है। जैसे ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया 347 के बारे में, कि जो है भाषा को अल्पसंख्यक भाषा घोषित करने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा वो है आपका 347 में। तो किसी भाषा को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, किसी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा घोषित करने की प्रक्रिया। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार क्या है। तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है ना, वो है आपका त्रिभुजाकार। ठीक है ना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार जो होता है, याद रखिएगा, ये आपका उत्तर में विंध्याचल, पश्चिम में सह्याद्री और पूर्व में जो है ना, ये पूर्वी घाट जो है, ये इसकी सीमा बनाता है। ठीक है ना। इसकी सीमा कौन कौन बनाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार की याद रखिएगा, उत्तर में विंध्याचल, उत्तर में विंध्याचल, चल, इसके बाद पश्चिम, पश्चिम में सह्याद्री, इसके बाद हो गया उत्तर पश्चिम, और इसके बाद आपको याद रखना है पूर्व। तो पूर्व में हो गया पूर्वी घाट। ठीक है। और याद रखिएगा ये सब जो है ना, इसकी सीमा को बनाता है प्रायद्वीपीय पठार को। इसमें जो है आता है आपका मालवा का पठार, दक्कन का पठार, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी घाट सीमाएं बनाता है, ये लिख लीजिए, सीमाएं बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो नापी जाती है वो कौन से इसके द्वारा, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, मैनोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं हाइग्रोमीटर की बात करूं, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापन होता है। ठीक है। मैनोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो इससे दबाव का मापन होता है। और हाइड्रोमीटर की बात करूँ तो इससे ये घनत्व मापी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई भी तरल चीज होती है ना, शराब हो गया, बैटरी एसिड हो गया, ये सब मापा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो कोयना बांध जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के कौन से जिले में, तो महाराष्ट्र के सितारा जिले में। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये कौन सी नदी पर है कोयना बांध, तो कोयना बांध जो है ये कोयना नदी पर ही है, कोयना नदी पर है। इसके बाद इसका निर्माण कब हुआ था, 1956 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इस बांध की ऊंचाई और लंबाई कितनी है, तो निर्माण हो गया, इसके बाद ऊंचाई। ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 103 मीटर। ठीक है। और उसके बाद लंबाई की बात करें तो इस बांध की लंबाई कितनी है, लंबाई है 807 मीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नागालैंड का सरहुल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो नागालैंड का सरहुल त्योहार जो है ये बोडो जनजाति द्वारा, भील, एओ या फिर मुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति के द्वारा। याद रखिएगा ये जो त्योहार होता है ये सरहुल फेस्टिवल जो होता है ये मुंडा हो गया, हो गया, संथाल हो गया, उराव, इस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो सरहुल फेस्टिवल जो है ये कौन कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये हो गया पहला, तो याद रखिएगा मुंडा। ठीक है, इसके बाद हो जनजाति होता है, इसके बाद संथाल जनजाति, ठीक है, उराव जनजाति, उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद याद देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसके बाद यहाँ पे जो है ये फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ये याद रखिएगा ये जो है ना आपके झारखंड का नववर्ष है। ठीक है, और इसे मनाया जाता है वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो ओडिशा, झारखंड के बाद जो है उड़ीसा में भी मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद याद रखिएगा आपका छत्तीसगढ़ में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इतना पॉइंट याद रखना है कि झारखंड जो है ना ये सरहुल फेस्टिवल जो है ये झारखंड के नववर्ष का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है वीणा। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वीणा के जनक कौन है, तो वीणा के जनक है नारद मुनि। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि जो है इसमें तो इसके प्रसिद्ध कलाकार के बारे में याद रखिएगा कि वीणा के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा असद अली खान, असद अली खान, तो ये रुद्र वीणा से संबंधित है। ठीक है ना, असद अली खान। इसके बाद जो है आपको याद रखना और कौन सा हो गया, एम बाल मुरली कृष्ण, एम बाल मुरली, ठीक है, कृष्ण, ये भी आपकी जो है वीणा से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा, लाल गुडी जयरामन, ये भी वीणा से संबंधित है। ठीक है, लाल गुडी जयरामन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लोक पावनी और भवानी डैश नदियाँ की सहायक नदी है। ठीक है, तो लोक पावनी और भवानी जो है ये सहायक नदी है किसकी, कावेरी की, महानदी की, गोदावरी की या फिर कृष्णा की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी की। ठीक है, कावेरी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका उद्गम जो होता है ये कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है उद्गम, इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। ठीक है, पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये पहाड़ी है कहाँ, तो ये पहाड़ी है कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो है कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो याद रखिएगा कि राज्य से होकर बहती है। ठीक है ना,
तो ये आपके बहती है आपके कर्नाटक, कर्नाटक से बहती हुई तमिलनाडु जाती है, और तमिलनाडु से बहती हुई पुदुचेरी, और पुदुचेरी से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है ना, कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी सहायक नदियाँ हो गई जैसे हेमावती, इसके बाद भवानी, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका अमरावती, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा कामिनी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव राज्य के लोगों द्वारा, बहुमत दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य या मंत्रियों द्वारा, या फिर विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो याद रखिएगा इसका जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हमारा जो है ना ये विभिन्न राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो चुनाव होता है ये किसके तहत होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है, ठीक है ना। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत, मत प्रणाली के तहत होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा में होते हैं ये कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो याद रखिएगा राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, कुल 245 सदस्य, ठीक है। जिसमें से 233 सदस्य जो है ना ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं। 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इनमें से किस देश में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है ना ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद जो है चीन जो आता है ये आपके सेकेंड नंबर पे है। चीन जो है ये सेकेंड नंबर पे है। इसके बाद रूस जो है ये आपके थर्ड नंबर पे है, और भारत जो है ये हमारा फोर्थ नंबर पे, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आता है कौन सा, कनाडा। कनाडा जो है ये आपके फिफ्थ पे आता है, और सिक्स्थ पे आता है जर्मनी। तो ज्यादा आपको 5 तक याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य को किस वर्ष रामसर स्थल में शामिल किया गया था। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया था कब, तो 1900 81 में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद भरतपुर पक्षी अभयारण्य का जो है बाद में नाम बदलकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो अब इसका नाम क्या है, अब है इसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है। ठीक है? और 1981 में इसे रामसर स्थल में घोषित किया गया, ठीक है? और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है? 82 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है? और खासकर ये जो है ना आपके साइबेरियन क्रेन के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए, क्रेन के लिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो होता है ना ये विटामिन B12 में होता है, ठीक है? ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसका जो रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ठीक है? तो इसका जो रासायनिक नेम होता है वो क्या होता है? साइनो कोबालामिल इसका रासायनिक नेम होता है। साइनो कोबाला, ठीक है? साइनो कोबालामिल। इसके बाद जो है याद रखिएगा ये तो आपका विटामिन बी जो है बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है? उसके बाद विटामिन B12 का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण और DNA और RNA का संश्लेषण। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, पहला, और दूसरा DNA और RNA का संश्लेषण। RNA का संश्लेषण। इसके बाद विटामिन डी का अगर मैं बात करूँ तो विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी का क्या होता है? विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? और विटामिन B6 का होता है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी जो है ये मध्य प्रदेश का है, असम का है, बिहार का है या फिर राजस्थान का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश का, ठीक है? मध्य प्रदेश का जो है लोक नृत्य मटकी है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये खासकर मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में मटकी जो होता है ना ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में खासकर ये होता है, ठीक है ना? मालवा क्षेत्र में होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये एकल महिला नृत्य, एकल महिला नृत्य है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो होता है ना ये शादी, जन्मदिन और कोई भी खास अवसर होता है ना उस पे होता है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है इसमें जो है ना महिलाएं जो है सर पे मटका रखकर और इसको ना घूंघट ओढ़कर इसको जो है नृत्य करती है, ठीक है? इसमें जो है ढोल वगैरह वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश के और कौन-कौन से लोक नृत्य हैं, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में जैसे कि जवारा नृत्य हो गया, भगोरी भगोरिया, सहरा हो गया, ठीक है? इसके बाद और कौन-सा हो गया? ये कर्मा हो गया, तेरह ताली हो गया, तेरह ताली राजस्थान का भी है, ठीक है? तेरह ताली,
ठीक है, तो ये सारे नृत्य जो हो गए ना, ये आपके कहाँ के हो गए, ये हो गए आपके मध्य प्रदेश के। ठीक है, असम में जैसे बिहू वगैरह हो गया, ये असम का हो गया। बिहार में झिझिया हो गया, सामा चकवा हो गया। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो कालबेलिया हो गया, तेरा ताली हो गया। तो ये सब राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और निम्नलिखित में से किस अफगान शासकों के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, जो कि ये कब हुआ था? 1761 में। तो ये जो है मराठा साम्राज्य और अफगान साम्राज्य के बीच हुआ था। जो कि अफगान साम्राज्य की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना, अफगान शासक के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस अफगान शासक के बीच? तो अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और इसके बीच हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो आपका पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, तो ये तो तृतीय युद्ध हुआ। ठीक है ना, एक हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पहला। और दूसरा हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आपके जो है 1556 में। ठीक है ना, 1761 में तो तृतीय हुआ था। 1556। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर के बीच। बाबर। बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें जीत हुई थी बाबर की। और जब बाबर जीता था तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी। मुगल वंश की नींव पड़ी। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था हेमू के बीच और अकबर के बीच। हेमू जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका पूरा नाम है, हेमू वर्सेस अकबर के बीच। और इसमें जीत भी किसकी हुई थी? तो इसमें जीत हुई थी अकबर की। ठीक है, और ये जो है मुगल सत्ता को और ज्यादा ये कर दिया, मजबूत कर दिया ये युद्ध ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से विशेष प्रावधानों से संबंधित है? ठीक है, तो ये कौन सा भाग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका जो भाग 16। भाग 16 जो है ना, ये आपका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 16 जो है याद रखिएगा, ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 330 है, 330 से 342 ए तक है। ठीक है, भाग 16 जो है। ठीक है, भाग 16, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 330 से 342 ए तक है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसमें अनुसूचित जाति हो गया यानी एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, एग्लो इंडियन समुदाय हो गया, इसके लिए जो है ना प्रावधानों को, कुछ विशेष प्रावधानों को निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, ताकि उन्हें समान अवसर को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद जो है उन्हें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद। लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। एससी एसटी। आरक्षण। ठीक है, इसके बाद हो गया 332, अनुच्छेद 332। तो अनुच्छेद 332 में क्या है? तो इसमें जो है ना राज्य विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण है। ठीक है, ये जो मैं लिखा रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा में
एससी एसटी के लिए आरक्षण तो किस अनुच्छेद में एसटी के लिए आरक्षण है? लोकसभा में एसटी एससी के लिए आरक्षण है कौन से आर्टिकल से? राज्य विधानसभा में किस आर्टिकल के तहत एससी एसटी को आरक्षण है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आरक्षण, ठीक है। तो ये आर्टिकल 330, 332, ठीक है। इसके बाद 335 में याद रखिएगा, ये जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सेवा और पद के लिए जो है ना ये है। और इसके बाद 336 से 337 में एंग्लो इंडियन है जो कि अभी से समाप्त कर दिया गया है। 342 में याद रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल जो आपका आर्टिकल है ना, आर्टिकल 342, इसमें क्या है? अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा है। अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा, ठीक है। और जो है याद रखिएगा 342 ए में जो है ओबीसी का जो है ना, उसमें उसकी सूची दी गई है 102वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट इतना आर्टिकल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि लोनार झील एक आधिकारिक रामसर स्थल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील जो है एक आधिकारिक स्थल है, तो ये कौन से इसमें स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र के कौन से जिला में? तो जिला भी कभी कभी आजकल इतना पूछने लगा है ना, क्योंकि ये राज्य सब याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये झील जो है ना, ये उल्का पिंड के गिरने से ये झील बनी हुई है। लोनार झील जो है याद रखिएगा, ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है। उल्का पिंड के गिरने से बनी है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा 2020 में इसे रामसर स्थल भी घोषित किया हुआ है। रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो सुंदरवन है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, भारत का सबसे बड़ा रामसर रामसर स्थल, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा जो हो गया ये सुंदरवन हो गया, और सबसे छोटा जो हो गया ये हो गया रेणुका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेणुका झील, ये जो है आपका है कहाँ? तो रेणुका झील जो है ना, ये आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपका मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश में। और ये आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक शक्ति जो ली गई है, समीक्षा की शक्ति, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, न्यायिक समीक्षा जो ली गई है वो यूएसए से ली गई है, ठीक है ना। यानी जुडिशियल रिव्यू जो ली गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि न्यायपालिका को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी कानून या फिर जो है सरकारी कार्य को संविधान के अनुरूप मतलब होने की जांच कर सके, ठीक है। याद रखिएगा इस भारत में जो ये शक्ति दी गई है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो दी गई है, ये भारत में जो है आर्टिकल अनुच्छेद 13, 12 और 226 के माध्यम से दी गई है, ठीक है। भारत में 13, 32 और 226 के माध्यम से दी गई। ये शक्ति जुडिशियल रिव्यू की दी गई है, शक्ति दी गई है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अमेरिका से क्या क्या शक्ति ली गई है, तो पहला याद रखिएगा, इसके बाद आपको याद रखना है मौलिक अधिकार,
ठीक है, मौलिक अधिकार हो गया। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से लिया गया? तो ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान डैश में स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पटियाला में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पटियाला आपका कहाँ पड़ता है? तो पटियाला जो है ये आपके पंजाब में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो इसकी स्थापना है याद रखिएगा 1961 में हुई थी, और ये आपके भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको क्या याद रखना है कि याद रखिएगा ये भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण संस्थान है। पहला तो ये याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कब दबाया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1859 में जो है पूरी तरीके से दबा दिया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 को याद रखिएगा 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो विद्रोह हुआ था ये दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध ये सारे क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है ना। ये तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, और 1859 में ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कानपुर, कानपुर में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब ने। बागपत में जो है वो कौन कर रहा था? सामल। इसके बाद मथुरा में कदम सिंह, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तो यहाँ पे जो है कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहब, बागपत से जो कर रहे थे वो सामल, और फैजाबाद से जो कर रहे थे वो मौलवी साहब, मौलवी अहमदुल्ला। लेकिन मथुरा से जो कर रहे थे वो कदम सिंह नहीं थे, ठीक है। तो मथुरा से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये आपको याद रखना है कि जो मथुरा से नेतृत्व कर रहे थे ना वो कदम सिंह नहीं बल्कि देवी सिंह, ठीक है। कौन? देवी सिंह। और कदम सिंह कहाँ का कर रहे थे? तो याद रखिएगा कदम सिंह मेरठ के क्षेत्र का कर रहे थे, ठीक है। तो मेरठ से कौन कर रहा था? तो मेरठ से कदम सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि तूस पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो तूस पर्व जो है किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। झारखंड जो याद रखिएगा ये झारखंड के आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है, और ये जो पर्व होता है ना ये धान कटाई के बाद मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पर्व जो है कब मनाया जाता है? टूस पर्व। तो याद रखिएगा धान कटाई के बाद,
धान कटाई के बाद मनाया जाता है, ठीक है ना? इसके बाद याद रखिएगा ये जो होता है ना ये प्रकृति, कृषि और सामुदायिक एकता का ये उत्सव होता है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा झारखंड में जैसे और भी पर्व होता है जैसे कि ये हो गया आपका तो सरहुल फेस्टिवल के बारे में मैं आपको बता ही दी हूँ, ठीक है ना? इसके बाद झारखंड का होता है भागा पर्व होता है, ठीक है ना? भागा पर्व होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा होता है झारखंड का? तो याद रखिएगा और होता है आपका ये रोहिणी होता है जो कि ये झारखंड का ही फेस्टिवल है, ठीक है ना? तो ये सारे फेस्टिवल हो गया, सरहुल हो गया, तो ये सारे झारखंड के फेस्टिवल है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कौन अकबर का सलाहकार था जिसे अक्सर अकबर के दरबार के गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था? तो गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था मुल्ला दो प्याजा को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है? और इनको जो है ना बुद्धिमान ये बहुत ज्यादा थे, ठीक है? इसी वजह से जो है इन्हें गृह मंत्री रखा गया था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो राजा टोडरमल थे ना वो वित्त मंत्री थे, ठीक है? ये थे वित्त मंत्री। इसके बाद राजा मान सिंह प्रथम जो थे ये कौन थे? ये सैन्य कमांडर थे, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये अबू फजल, ठीक है ना? इनके बारे में भी प्रश्न बहुत ज्यादा रहता है। तो यह देखिएगा अबुल फजल कौन थे? तो अबू फजल थे ना वो थे आपको याद रखना है ये थे राजनीतिक सलाहकार थे और इतिहासकार थे, ठीक है? राजनीतिक सलाहकार और इतिहासकार। इतिहासकार, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा तानसेन जो था वो मतलब कि संगीत से रिलेटेड थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो फैजी थे वो शिक्षा मंत्री जो कि ये अबुल फजल के भाई थे, ठीक है ना? फैजी ये अबू फजल के भाई थे, ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये थे शिक्षा मंत्री, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि पुरुष टीम के लिए जो वॉलीबॉल जो नेट की जो जमीन की ऊंचाई होती है वो कितनी है? तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है। तो पुरुष के लिए होती है 2.43 मीटर, ठीक है? और उसके बाद याद रखिएगा 2.24 जो होता है ना वो होता है महिलाओं के लिए, ठीक है? तो महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई तो महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी है? तो महिलाओं के लिए है 2.24 मीटर, ठीक है? और वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 92 वर्षों तक अलग अलग प्रस्तुत किए जाने के बाद रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में कब मिलाया गया और तब से इसे एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 में जो है ये आप पहले ये याद रखिएगा कि ये जो है 1924 जो था ना ये अलग से मतलब कि प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 से इसे क्या कर दिया गया? केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था, ठीक है? तो 2017 से जो है याद रखिएगा केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 19 यहाँ पे अभी मैंने 1924 बोला था, ठीक है ना? तो ये भी डेट याद रखिएगा जो 1924 जो था ना इसमें रेलवे बजट अलग से शुरू हुआ था, ठीक है ना? इसमें क्या हुआ था? रेलवे बजट अलग से शुरू हुआ था,
अलग से शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है 2016 में जो है ना घोषणा हुआ था और 2017 में इसे मिला दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? ग्रामीण विकास, डाक सेवा, राज संग्रह या फिर लोक न्याय। तो डाक सेवा जो है ना ये प्रशासन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिला प्रशासन का नेतृत्व जिला अधिकारी या फिर जिला कलेक्टर करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जिला प्रशासन का नेतृत्व कौन करते हैं? तो याद रखिएगा ये करते हैं जिला अधिकारी, यानी कि जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इसमें जो इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है, ठीक है। ये जिला अधिकारी जो होता है इसका कार्य क्षेत्र जो होता है राज्य सरकार के अधीन होता है, अधीन होता है, ठीक है। और इसमें जो राज्य सरकार के अधीन होता है तो इसमें शामिल क्या क्या होता है? तो याद रखिएगा इसमें जो शामिल होता है वो होता है राजस्व संग्रह, राजस्व संग्रह शामिल होता है। इसके बाद जो है न्यायिक कार्य वगैरह जो होता है ना, न्यायिक कार्य, ये सब शामिल होता है, ठीक है ना। ये सब शामिल होता है। जबकि डाक सेवा जो होता है ना, ये केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार की सेवा होती है, ठीक है। डाक सेवा जो होती है ना, ये केंद्रीय सरकार की सेवा होती है, केंद्रीय सरकार की सेवा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हरिप्रिया नवुद्री किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये जो है ना किसकी प्रतिपादक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथकली। तो यहाँ पे टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है ना, जिसमें से अम, आपका जो है कुचिपुड़ी जो होता है ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम जो हो गया ये केरल का हो गया, ठीक है। कथकली भी आपके केरल का हो गया। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। इसके बाद और कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है? कुचिपुड़ी हो गया। इसके बाद आपका हो गया कथक हो गया। टोटल 8 शास्त्रीय हो गया। 4 ऊपर है 4 नीचे लिख देती हूँ। ओडिसी हो गया, ओडिसी हो गया। इसके बाद मणिपुरी हो गया और इसके बाद सत्रिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कथक जो है ये आपके यूपी का हो गया। ओडिसी जो है ये आपके ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हो गया। इसके बाद मणिपुरी जो है ये आपके मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य हो गया। और सत्रिया जो है ये आपके असम का शास्त्रीय नृत्य हो गया। तो इससे संबंधित कौन है? हरिप्रिया नवुद्री, ये कथकली से संबंधित है, ठीक है। कथकली से जो है याद रखिएगा कला मंडलम जिसके भी नाम में है समझ जाइएगा वो कथकली से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें अन्य प्रसिद्ध कलाकार में जैसे कि कला मंडलम, कला मंडलम गोपी, इनका भी संबंध कथकली से है। इसके बाद याद रखिएगा कला मंडलम कृष्णन नायर, ये कला मंडलम, ठीक है। ये जो होगा ना ये समझ जाइएगा ये किससे संबंधित है? ये आपके कथकली से। इसके बाद कला मंडलम रामन कुट्टी नायर, इनका भी संबंध कथकली से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी? तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो की थी ये होमी भाभा ने की थी। तो ऑप्शन हमारा जो है ना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई जो है ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, यानी इसरो के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये
पीके आयंगर जो है ना, ये कौन है? तो ये है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि होमी भाभा ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो की थी, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो इन्होंने कब की थी? तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1900। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें न्यायिक समीक्षा से छूट या फिर मुक्ति है? तो न्यायिक समीक्षा से छूट या फिर मुक्ति जो है ये किसमें है? ये है आपके 9वीं अनुसूची में। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है याद रखिएगा, पहली बार ये जो है ना आपका प्रथम संविधान संशोधन है, पहली बार जो संशोधन हुआ था। तो ये 9वीं अनुसूची जो है, पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूची है, तो 4 अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये हुआ था आपका प्रथम अनुसूची। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ये हुआ था आपका 1951 में हुआ था। और इसमें जो है ना भूमि कानूनों को जो है ना न्यायिक चुनौती से बचाना था। ठीक है, ये संशोधन क्या क्यों हुआ था? ये हुआ था भूमि कानूनों न्यायिक चुनौती से बचाना। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो है ना अनुच्छेद 31 बी के तहत जो है ना ये संवैधानिक वैधता दी जाती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 31 बी के तहत संवैधानिक वैधता दी जाती है। दी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जो कि मैं बता चुकी 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें ये दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, ये 1985 में हुआ था। चौथी अनुसूची, ये तो जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूची थी ही ऑलरेडी। तो इसमें क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और छठी अनुसूची में क्या था? इसमें था जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है, रियाद है, मनामा है या फिर दोहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कतर की राजधानी जो है ना ये दोहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा बहरीन की राजधानी। तो ये मनामा जो है ना ये किसकी राजधानी है? बहरीन की राजधानी। और रियाद जो है याद रखिएगा ये सऊदी अरब की राजधानी है। और अबू धाबी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ना यूएई की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो त्रिपुरा का राज्यपाल जो है ये किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा ये किया गया था इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ये जो है ये किसके हैं? तो याद रखिएगा बीजेपी के, इनका राजनीतिक दल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो याद रखिएगा टोटल जो है ना 18। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे वनस्पति, जीव जंतु और जो मानव समुदाय जो होते हैं ना, सभी का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी इसे जो है ना तीन ये संरचना जो है ना इसकी 3 भागों में विभाजित है। ठीक है। तो संरचना जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, याद रखिएगा संरचना 3 भागों में विभाजित है। ठीक है। तो 3 भागों में विभाजित है, तो कौन-कौन सा हो गया? पहला होता है कोर ज़ोन, इसके बाद हो गया दूसरा बफर ज़ोन, इसके बाद तीसरा हो गया संक्रमण ज़ोन। ठीक है। जिसमें होता है, इसमें सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है कोर ज़ोन जो होता है ना, इसमें सबसे संरक्षित क्षेत्र, सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है। और बफर ज़ोन में जो होता है ना, ये अनुसंधान और शिक्षा के लिए होता है। अनुसंधान और शिक्षा के लिए होता है। इसके बाद जो है संक्रमण ज़ोन जो होता है, ये मानव गतिविधियों के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2025 तक जो है ये कुल 18 जो है ना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो है ना 13 को, ठीक है ना, ये जो 18 है ना, इसमें से 13 को जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें से 13 को यूनेस्को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पहला, सबसे पहला इसे जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो पहला आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है पहला आरक्षित क्षेत्र। तो पहला आरक्षित क्षेत्र कौन सा हो गया? यह हो गया आपका नीलगिरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है। जिसका होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिकता कार्यक्रम, या फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण। अब बहुत लोगों को यही आंसर करेक्ट लग रहा होगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोटेक्शन ही प्रोग्राम होगा। ठीक है ना, कार्यक्रम है। ठीक है। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसकी जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। ठीक है ना, स्थापना 1972 में हुई थी। और ये स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ था। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है किस सम्मेलन के बाद? स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है, तो इसका मुख्यालय केन्या में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय, हेड क्वार्टर सीधा लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, केन्या। ठीक है, और केन्या के कहाँ, तो केन्या के जो है ना नैरोबी में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका जो है इसका काम क्या होता है, इसका कार्य, तो इसका कार्य होता है जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट। ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो होता है ये क्या होता है, दूसरा जो होता है ये होता है पर्यावरण समझौते, पर्यावरणीय समझौते, समझौता। ठीक है, ये इसका काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है वियना देश की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। तो वियना जो है ये किसकी राष्ट्रीय राजधानी है, तो यूरोप के मध्य में स्थित एक देश है जो कि ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये आपके जो है कौन से नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है, और याद रखिएगा वियना को ना सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। तो त्रिरत्न का क्या अर्थ है, त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, या फिर ऑप्शन सी सत्य, अहिंसा, करुणा, या ऑप्शन डी सील, समाधि, संघ। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब ये होता है त्रिरत्न, जो कि बुद्ध मतलब हो गया ज्ञान प्राप्त किया या फिर मार्ग दिखाया। ठीक है, धम्म मतलब होता है उपदेश और सत्य मार्ग, और संघ मतलब होता है जो इस मार्ग पर चलता है। ठीक है ना, तो ये त्रिरत्न का जो अर्थ होता है ना ये यही होता है। तो गाइज आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।